नमस्कार, इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे आपको सीधे लिए चलते उत्तराखंड, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय लोगों को संबोधित कर रहे हैं। की यात्रा बड़ी कठिन यात्रा है, लेकिन लोग जाते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए, जो शरीर से कमजोर हैं, उनके लिए बहुत कठिन यात्रा होती है। उस कठिन यात्रा को भी अब सरल बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू कर दिया है। यानी कि हेमकुंड साहब जाने के लिए 850 करोड़ रुपए का रोपवे का शिलान्यास कर दिया है। यानी कि जो 4 दिन में 5 दिन में यात्रा पूरी होती थी, वो यात्रा अब कुछ ही घंटों में पूरी हो गई। यानी कि 45 मिनट में रोपवे से हेमकुंड साहब के दर्शन हो जाएंगे। भाइयों बहनों, जहां आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों कार्य हो रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर जो उनका उत्तराखंड की भूमि से लगाव है, उसके कारण से अभी अभी हमको देखिए देहरादून से दिल्ली जाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली, और आप आने वाले समय में दिल्ली से देहरादून जाने के लिए, मैं अपनी माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए आपको अब 2 से ढाई घंटे ही लगा करेंगे कुछ समय बाद। ये जो हमारा रोड बन रहा है यहाँ से देहरादून से दिल्ली का जो रोड का काम तेजी से चल रहा है, उसके पूरा होते ही 2.5 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगने वाला है। तो ये काम हमारे उत्तराखंड के लिए हो रहे हैं। हमारा हवाई अड्डा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे तमाम तरीके से अनेकों कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ कार्यों में अभी विलंब है बरसात के कारण से। बार बार हमारे खजानदार जी कहते हैं यहाँ पर वो है, हमारे मेयर साहब भी कहते हैं, लेकिन जल्दी बरसात के बाद हमारा शहर भी अच्छा हो जाएगा। उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमको जो है एक अच्छी योजना यहाँ के लिए दी है, और आज इस अवसर पर मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने जो आनंद मैरिज एक्ट लागू किया है, वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर होगा। वो सशक्तिकरण के लिए भी, समानता के लिए भी, और हम समान नागरिक संहिता का जो कानून यहाँ ला रहे हैं, उत्तराखंड उसके लिए पहला राज्य जो अगुवाई कर रहा है, उसमें भी हमने आनंद मैरिज एक्ट का प्रावधान किया था, लेकिन उसको आने से पहले हम एक कदम पहले चल दिए हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। गुरु घर की कृपा हुई। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, यानी उत्तराखंड देवभूमि है, जहाँ पर देखिए आप नानकपता साहिब है, हेमकुंड साहब है, रीठा साहब है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम, माँ पूर्णागिरी का धाम, बाराही का धाम, महाकाली का धाम, नीम करोली बाबा का स्थान, एक से एक आदि कैलाश, और अनेकों, जिस तरफ देखेंगे लोग कहते हैं कौन सा डेस्टिनेशन हम जाएं, तो मैं कहता हूं उनसे, उत्तराखंड के अंदर जिधर भी आपकी नजर जाएगी, वही एक नया डेस्टिनेशन है। जहां जाएंगे आपको पूरे देश में, दुनिया में एक उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है कि आप जिधर को नजर दौड़ाएंगे वहीं आपको एक जाने लायक स्थान मिलेगा, देखने लायक स्थान मिलेगा। हर जगह गुरु घर मिलेगा या देव स्थान मिलेंगे। तो हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, यानी कि हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में हमारा राज्य हो, उसके लिए विकल्प रहित संकल्प, यानी कि हमारे संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, बिना विकल्प का संकल्प है। यानी कि संकल्प तो पूरा ही होना है, और ये संकल्प तभी पूरा होगा जब गुरु घर की कृपा होगी, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, माताओं बहनों की आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, समर्थन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, और जैसा पहले मिलता रहा है, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा जो गुरुद्वारा साहब यहाँ के द्वारा जो अनेकों कार्य सेवा के किए जाते हैं, और यहाँ पर सराय काफी गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए काफी सेवा के काम करती है। इसलिए अल्पसंख्यक कल्याण निधि से 25 लाख रुपए देने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ कि 25 लाख रुपए की धनराशि इसको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो हमारा पूरा समाज है, वो पूरे सेवा भाव से काम करता है। उसमें जो हमारे गरीब बच्चे होते हैं, उन परिवार के बच्चों को, समाज के अन्य तबकों के लिए जो आपने विद्यालय खोले हैं, मैं ऐसे विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए भी 25 लाख रुपए की धनराशि, ठीक है,
तो इसको भी मैं स्वीकृति की घोषणा करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सब आने के लिए आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। द्वारा गुरु सिंह साहिब की सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया है और साथ ही साथ जिस तरह से वंदे भारत के साथ ही अब रोड यहां पर विकसित की है, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां मौजूद लोगों को जानकारी दी कि अब 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून का सफर आसानी से तय किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया था, उसको लेकर भी उत्तराखंड में लगातार काम जारी है और लोगों को सुविधाएं देने का वादा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति, 50% वोट बैंक के लिए बनेगी रणनीति। लखनऊ से बड़ी खबर, अहम जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति, 50% वोट बैंक के लिए बनेगी रणनीति। सभी सीटें जीतने का मंत्र देगी भारतीय जनता पार्टी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीतने का मंत्र देगी भारतीय जनता पार्टी। अवध क्षेत्र के जिला का प्रशिक्षण कार्यशाला आज पंचायत अध्यक्ष और सदस्य का भी प्रशिक्षण कार्यशाला आज शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस मौके पर रहेंगे मौजूद। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियां लगातार जारी हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों के लिए भी चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति सामने आई है। 50% वोट बैंक के लिए बनेगी रणनीति। अलग अलग सीटों पर पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें जानकारी दी जाएगी और जीत का मंत्र भारतीय जनता पार्टी की ऊपरी नेताओं की जो लेयर है वो पूरे स्तर के अलग अलग लेयर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अवध क्षेत्र के जिला का प्रशिक्षण कार्यशाला आज है। इसके अलावा बात करें तो पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों का भी प्रशिक्षण कार्यशाला रखी गई है। आज शाम 5 बजे से शुरू होगा प्रशिक्षण। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी से तैयार नजर आ रही है। आज बीजेपी की बड़ी रणनीति सामने आई है जिसमें 50% वोट बैंक के लिए रणनीति तैयार की गई है और ऐसे में इस रणनीति के द्वारा जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके दिया जाएगा। हर स्तर का जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी में, उसे जीत के लिए तैयारी करने का लक्ष्य आज ही दे दिया जाएगा। अवध क्षेत्र के जिला का प्रशिक्षण कार्यशाला आज रखा गया है जिसमें कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायत अध्यक्ष की बात करें या सदस्यों की बात करें या फिर कार्यकर्ताओं की बात करें, आज शाम 5 बजे से प्रशिक्षण के कार्यक्रम की भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से इस समय की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की नई और बड़ी रणनीति सामने आई है। 50% वोट बैंक के लिए रणनीति। और लखनऊ के बाद बात करते हैं ज्ञानव्यापी मामले की। ज्ञानव्यापी मामले में आज होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी से जुड़े मामलों पर आज होगी सुनवाई। जिला अदालत में आज होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी मामले में आज होगी सुनवाई। जिला अदालत में आज ज्ञानव्यापी मामले पर होगी सुनवाई। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी सुनवाई। मस्जिद परिसर में सर्वे भी रहेगा जारी। तो ज्ञानव्यापी को लेकर लगातार जिस तरह से
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का दौर जारी है। ऐसे में जिला अदालत में आज ज्ञानव्यापी मामले को लेकर सुनवाई होनी है। बताया जा रहा है कि दोपहर 2:30 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू हो सकती है। इसके अलावा यदि हम ज्ञानव्यापी परिसर में हो रहे एएसआई सर्वे की बात करें तो लगातार लंबे दिनों से वो सर्वे चल रहा है, उस पर फिलहाल अभी कोई मामला नहीं आया है। ऐसे में एएसआई का सर्वे ज्ञानव्यापी परिसर में ज्यों का त्यों जारी रहेगा। ज्ञानव्यापी मामले में आज होगी सुनवाई। ज्ञानव्यापी से जुड़े मामले में आज जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। दोपहर 2:30 बजे से ज्ञानव्यापी मामले पर आज जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। महिला कांग्रेस का आज राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 अगस्त का 2 दिवसीय महिला कांग्रेस का अधिवेशन। दिल्ली से अहम जानकारी। महिला कांग्रेस का आज राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 अगस्त यानी कि 2 दिवसीय महिला कांग्रेस का अधिवेशन आज से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अधिवेशन को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस अधिवेशन को करेंगे संबोधित। 11:15 पर तालकटोरा स्टेडियम में मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा संबोधन। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। महिला कांग्रेस का आज राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है। 2 दिवसीय अधिवेशन को आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। जानकारी सूत्रों के अनुसार मिली है कि 11:15 बजे तालकटोरा स्टेडियम में मल्लिकार्जुन खड़गे अपना संबोधन इस महिला अधिवेशन में देंगे। और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन। विधानसभा सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे से होगी शुरू। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन। विधानसभा सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे से होगी शुरू। सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा सत्र में आज हंगामे के भी आसार। तो दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन है। दिल्ली विधानसभा में ऐसे में माना जा रहा है कि हंगामे के भी आसार हो सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार और विपक्ष में लगातार ठनी रहती है, ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर आज गहमागहमी विधानसभा में देखने को मिल सकती है। विधानसभा सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू होगी। सदन में दिल्ली से संबंधित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। और अब बात करते हैं अगली खबर की। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन। पीएम मोदी ने वीएस अरुणाचलम के निधन पर जताया दुख। डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर वीएस अरुणाचलम का निधन। पीएम मोदी ने वीएस अरुणाचलम के निधन पर जताया दुख। अरुणाचलम के निधन से वैज्ञानिक समुदाय में खालीपन। सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में उनका अहम योगदान। प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में उनका अहम योगदान रहा है। अरुणाचलम के निधन से वैज्ञानिक समुदाय में खालीपन देखने को मिल रहा है। सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में उनका अहम योगदान। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से उनको याद किया है। साथ ही साथ उनके किए गए काम को भी याद करते हुए ये कहा है कि उनका सुरक्षा क्षमताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम रहा है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सौंपी गई है। घोसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पार्टी के नेता सुधाकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान चुनाव मैदान में हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के कुछ ही दिनों के बाद रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के लिए नॉमिनेट किया गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि कांग्रेस सांसद अमर सिंह को भी समिति में नॉमिनेट किया गया है। आपको बता दें कि मार्च में अयोग्य ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी रक्षा पर संसदीय पैनल के सदस्य थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 7 अगस्त को बहाल कर दी गई थी। दरअसल राहुल गांधी को मोदी सरनेम पर टिप्पणी से संबंधित मामले में गुजरात की एक कोर्ट ने बीते मार्च के महीने में 2 साल की सजा सुनाई थी। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में महत्वपूर्ण गतिविधियों की एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचने वाले हैं, जहां गुरुवार को आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मेरी माटी मेरा देश की थीम पर यह कार्यक्रम आधारित है। इस कड़ी में अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जो कि मंदिर भी पहुंची। सबसे पहले मंदिर पहुंचकर उन्होंने वहां पर दर्शन किया, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची। तो ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की है, जबकि दूसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आप देख पा रहे हैं। दोनों ही कार्यक्रम से पहले मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। और अब बात करते हैं अगली खबर की। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। ईडी मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि केंद्र की ओर से पक्षपात पूर्वक कार्रवाई की जा रही है, अपनों पर रहम गैरों पर सितम की तरह कार्रवाई हो रही है। वहीं उन्होंने आगे विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि अब की बार 75 पार सीटें हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, अब की बार 75 पार और सभी जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी खड़गे साहब आए थे, जांजगीर गए थे, उसके पहले मैं सरगुजा गया था। जी बिल्कुल, अब की बार 75 पार और सभी जगह हम लोग जा रहे हैं। अभी खड़गे साहब आए थे, जांजगीर गए थे, उसके पहले मैं सरगुजा गया था। देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कुशल कार्यशैली पर शोध पत्र तैयार हो रहा है। इसी कड़ी में जेएनयू की प्रोफेसर पूनम कुमारी और देश के कई प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं ने मिलकर पुस्तक योगी @ट्रिलियन अभियान का संपादन किया है। पुस्तक में उत्तर प्रदेश को अगले कुछ सालों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के योगी आदित्यनाथ के संकल्प के बारे में बताया गया है और इसका खाका भी तैयार किया गया है। बता दें कि पुस्तक विमोचन के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, वरिष्ठ चिंतक राम बहादुर राय सहित देश भर के शिक्षा जगत के तमाम बड़े लोग मौजूद थे। मां भगवती को याद करते हुए या कुंदन द्रुत सार हार घोला या शुभ। देखिए, उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जो भी आयाम है, उन सब आयामों की चर्चा इस पुस्तक में बहुत विस्तार से तथ्यों और प्रामाणिक डेटा के साथ किया गया है। कोई अगर रिसर्च करना चाहे इस विषय पर कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे प्राप्त करेगा और उसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी, तो यह पुस्तक बहुत ही सहायक है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अपरिहार्य है, पढ़ना ही पड़ेगा उन्हें ये पुस्तक, क्योंकि इस ढंग की ये पहली पुस्तक है। उसमें ओडीओपी हो या फिर एमएसएमई हो या फिर एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्बनाइजेशन हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, स्किल डेवलपमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, सब पर बहुत विस्तार से तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ काम किया गया है। 3 बातों पर हम लोगों ने ध्यान रखा था जब हम लोग ये पुस्तक की रूपरेखा बना रहे थे। तो 3 बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को लिखा है। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या है, इन 5 सालों में क्या बदला है और भविष्य में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने के लिए और क्या करना होगा। इन 3
बातों को केंद्र में रखकर इस पुस्तक का ताना बाना बुना गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से तथ्य और आंकड़े बता रहे हैं कि 2027 तक उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने में सहायक होगी। ये किताब अच्छी है और जो नकारात्मक किताबें हैं उसका जवाब। मुरादाबाद में तेज रफ्तार से दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बाइक सवार 3 लोगों को कार ने रौंद दिया, जिससे एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि हादसे के बाद कार सवार गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने सड़क पर जाम लगाया। तो वहीं पुलिस की कड़ी मुशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घायल का जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू, ये एक्सीडेंट जो हुआ है कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ है? बदायूं कोतवाली क्षेत्र में एक डॉक्टर के घर में देर रात 5 बदमाश मरीज बनकर घुस आए और इलाज के बहाने उनके ऊपर तमंचा तान दिया। आपको बता दें कि बदमाशों ने घर के अंदर उन्हें रस्सी से बांध दिया और दुपट्टे से मुंह बांध दिया और फिर तमंचा दिखाते हुए अलमारी में रखे 40,000 नकदी और जेवर लूटकर दूसरे गेट से फरार हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस, एसपी सिटी, एसएसपी और एसओजी की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच की शुरुआत की है। इस मामले में पीड़ित दंपति ने पुलिस को लिखित में तहरीर दी है। रायबरेली में शिक्षिका ने रो रो कर उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है, जहां शिक्षिका राखी मिश्रा ने सहायक अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित शिक्षिका राखी मिश्रा डलमऊ विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय सुरसाना में तैनात हैं, जहां शिक्षिका ने अपनी जान का खतरा बताया है। उत्पीड़न से परेशान शिक्षिका का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़िता ने विद्यालय में वीडियो बनाकर रो रो कर अधिकारियों से गुहार लगाई है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप का माहौल है। और 2000 मेरे विद्यालय का सारा। प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप कन्नौज कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है, जहां कन्नौज कलेक्ट्रेट अब पेपरलेस होकर काम कर रहा है। यहां कर्मियों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कन्नौज कलेक्ट्रेट में कुछ काम पेपरलेस हो चुका है, जिसको लेकर डीएम को प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों की ओर से बधाई भी दी गई है। आपको बताते चले कि शासन के सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने और पेपरलेस करने के लिए ई ऑफिस प्रणाली बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसको लेकर सरकारी विभागों को निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। तो वहीं डीएम का कहना है कि 14 अगस्त से हम पेपरलेस हो चुके हैं। इसके अलावा काम करने और फाइलों का डिजिटलाइजेशन करने सहित सरकारी कामों में पारदर्शिता नजर आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के यह आदेश है कि सचिवालय और निदेशालय मुख्यालय के बाद हमारे जो जनपद में कार्यालय हैं वो भी अब ई ऑफिस के पैटर्न पे चले। उसी की दिशा में हमने ये कार्य अपना प्रारंभ किया है और यहाँ पे कलेक्ट्रेट का जो भी अब हमारा वर्किंग होगा, हम सब पेपरलेस में काम करेंगे। नेक्स्ट जो इसका फेज होगा वो ये होगा कि हमारे सीडीओ ऑफिस है और जो एसपी ऑफिस है, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए फाइल्स आती हैं, तो उनको भी हम धीरे धीरे इस पे ऑन बोर्ड लेके अब वहाँ से भी फाइलें हम लोग यहाँ पे लाके इसी में डिस्पोजल करके और फिर उनको वापस करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।